नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीट फिजिक्स बाय सोहन सर यूट्यूब चैनल पर। आज हमने फर्स्ट चैप्टर फिनिश किया था पिछले 2 लेक्चर्स में, जिसका नाम था डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उनके PYQ को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इस चैनल में यही जो है वो एक प्लान रहेगा कि जिस चैप्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बाद उस चैप्टर के PYQs को प्रॉपर वे में एनालाइज किया जाएगा। तो आज हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस के जो PYQs है 2026 में, इसमें आपका जो 2026 का नीट भी आ जाएगा और रीनीट 2026 भी आ जाएगा, उनके क्वेश्चंस को हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, कुछ एक बेसिक कंसेप्ट है जो 2 लेक्चर्स में नहीं हुए, उनको हम कोशिश करेंगे कि इन PYQ के माध्यम से उन टॉपिक्स को या उन कीवर्ड्स को अच्छे से समझ पाएं। ठीक है दोस्तों। तो स्टार्टिंग करते हैं हम नीट 2026 में जो इस चैप्टर से डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन आया था वो क्या था। देखो कितना आसान है, मैं वही बोल रहा हूं, किसी भी लेक्चर की जो है वो खासियत कब पता चलेगी आपको, जब उस लेक्चर से PYQ बनेंगे। ठीक है। तो 2 लेक्चर जो मैंने लगाए हैं उस बेस पे आप ये जो 2026 के जो 5 PYQ करने हमने, वो सभी उनमें शामिल थे। अगर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में उनके बेसिक कंसेप्ट जो थे वो उसमें इंक्लूड थे। तो स्टार्ट करते हैं हम नीट 2026 के PYQ जो है आपके किस चैप्टर से, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपको कॉलम मैच करने थे। आपको दिया था E इक्वल टू H म्यू, एक ये दिया था A, दूसरा दिया था आपको डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ठीक है। C ऑप्शन दिया था आपको लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P, और D ऑप्शन था आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट। क्या था? कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है। ये तो मैं इसके आंसर भी बताऊंगा आपको। देखो E इक्वल टू H म्यू जो है, ये क्या बताया था मैंने? ये बताया था मैंने फोटोन की एनर्जी। तो ऑप्शन में दिया था आपको ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो E इक्वल टू H न्यू जो था दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये किया हुआ था हमने अपने बेसिक लेक्चर में कि फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E इक्वल टू H म्यू। ठीक है। फिर दूसरा था आपके पास डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। ये फिनोमेना जो है वो लाइट के कौन से नेचर को बताते हैं, तो ये भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो इसका आंसर है आपके पास वेव नेचर ऑफ लाइट। तो डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस जो है वो क्या करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है। तीसरा था लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वही नहीं है, P कितना होता है mv, तो ये है आपके पास लैम्डा इक्वल टू H अपॉन mv। तो ये क्या है, ये है डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है। तो ये है आपके पास डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है। ये तो समझाई बात की नहीं? और इसको बोलोगे आप लैम्डा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है दोस्तों। एंड लास्ट वन इज कॉम्पटन इफेक्ट। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 3 ऐसे फिनोमेना हैं, कौन कौन से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड कॉम्पटन इफेक्ट। ये लाइट के पार्टिकल नेचर को बताते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वो इसी से मैच करेगा। तो दैट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट।
तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। देखो नीट 2026 का कितना इजी क्वेश्चन था ये। आई समझ बात की नहीं। कॉम्पटन इफेक्ट में थोड़ा सा आप ध्यान दो। देखो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है आपके पास कि आप एक्स रेज या जो आपकी गामा रेस है, एक्स रे या गामा रेस, इनको आप जो है वो इंसिडेंट करवाओगे किस पे? इंसिडेंट करवाओगे किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। किस पे करवाओगे? इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा? एक्स रे या गामा रेस को स्कैटर करेगा। अब एक्स रेज और गामा रेस क्या है? रेडिएशन है, तो इसमें क्या है? फोटोन है। तो इट मींस अगेन यहां पे होने क्या वाला है कि फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन से जो है वो टकराएगा, कोलाइड करेगा। तो उसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो जाएगा और फोटोन जो है वो भी स्कैटर हो जाएगा। अब स्कैटर होने के बाद जो आपके पास फोटोन मिलेगा, ये ध्यान रखना। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है? जो इंसिडेंट लाइट होती है, जिसमें मेनली आप एक्सरे या गामा रेज ही होगी, एक्सरे होगी या गामा रेज, उसको जब आप स्कैटर करवाओगे इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में रिकॉइल होगा। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं, इतना याद रखो कि कॉम्पटन इफेक्ट है क्या। ठीक है, तो स्कैटरिंग होती है एक्स रेज एंड गामा रेज की, जो इंसिडेंट करवाई जाती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो जाएगा एक डायरेक्शन में और फोटोन इस डायरेक्शन में जाएगा। तो उस फोटोन को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो उस फोटोन की या एक्सरेज या गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। वो क्या होती है? वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। वो आई समझो बात की नहीं? ठीक है, ये तो इंक्रीज क्यों होगी? अब वेवलेंथ कैसे बढ़ेगी? तो ये एक मैं की पॉइंट बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। मैंने फ्रीक्वेंसी बताया था आपको, एनर्जी जो होती है फोटोन की वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बेसिक्स में पढ़ा था हमने। ठीक है, अब इसी से आपने ये देखो, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, ये फोटोन की एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन आप एक रिलेशन और देखोगे, वो क्या है? वो है आपके पास फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लाइट की वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये तो यहां से रिलेशन ये बनेगा, म्यू जो होता है वो होता है सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये मतलब एनर्जी अगर ज्यादा, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का रिलेशनशिप कैसा है? रेसिप्रोकल है। जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। जिस लाइट की एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। अब यहां देखो, जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किया तो कुछ एनर्जी फोटोन की इलेक्ट्रॉन ले गया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगी। तो अब यहां पे जो ये फोटोन बचा है इसके पास एनर्जी क्या है? एनर्जी कम है। जब एनर्जी कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी जब कम होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो वेवलेंथ जो होगी वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये है, थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने कॉम्पटन इफेक्ट। तो देखो ये भी क्या बता रहा है आपको? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आई समझ बात की नहीं? ठीक है, ये है कंसेप्ट, क्लियर है? ठीक है, ये उसका नेक्स्ट पीवाईक्यू लेते हैं हम। जो नेक्स्ट पीवाईक्यू है इस चैप्टर से नीट 2026 में, वो जो है वो किस पे बेस्ड है? देखो की कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट समझ में आएंगे तभी तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, ये तो सेकंड क्वेश्चन जो उसमें आपको क्या, एक मेटल दी हुई है। ठीक है, आपको क्या दिया है? मेटल। ठीक है, ये और मेटल का आपको दिया है वर्क फंक्शन। मेटल का वर्क फंक्शन दिया आपको कितना है? 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये अब आपसे पूछा है
कि इस पे क्या होगा, कौन सी वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट करवाया जाएगा, ठीक है, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हो, ताकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हो, ठीक है। तो मैंने उस दिन फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको कि हर मेटल का अलग अलग अपना वर्क फंक्शन होता है, ठीक है। अब मेटल का वर्क फंक्शन दिया आपको 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस पे जो लाइट इंसिडेंट होगी, लाइट जो है वो इंसिडेंट होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, वी आर टॉकिंग अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या करना है, जब वर्क फंक्शन दिया तो हमने इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब होती है तो एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होती है। आई समझ बात की नहीं? तो की कंसेप्ट क्या है, हमने यहां पे एक दो चीजें याद रखो बच्चे। एक है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको आप म्यू नॉट लिखते हो, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंसिडेंट लाइट की कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी है चाहिए कि उससे ज्यादा पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सके। तो मैंने एग्जांपल दिए थे, 3 एग्जांपल समझाए थे फर्स्ट लेक्चर में। वो कॉन्सेप्ट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए लाइट की, ताकि वो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सके, मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसी पे बेस्ड बनता है आपके पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, मैक्सिमम वैल्यू, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी वेवलेंथ की, जिससे जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। आई समझ बात? ठीक है। ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब ये कहां पे यूज होंगे कॉन्सेप्ट, देखो ये तो थ्रेशोल्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। अब यहां पे ऑप्शन दिए थे कि जो इंसिडेंट लाइट होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, या किस वेवलेंथ पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन था 200 नैनोमीटर, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 150 नैनोमीटर, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 100 नैनोमीटर, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 50 नैनोमीटर, ठीक है। ऑप्शन से ज्यादा लेना देना नहीं, आपने इस क्वेश्चन से सीखना है कि जब आपको किसी भी, ये पीवाईक्यू थीम सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पीवाईक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए इस चैप्टर से। तो जब भी आपको किसी मेटल का वर्क फंक्शन दिया जाता है, ठीक है, तो वहां से आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे निकालते हो, ये की पॉइंट सीखना आपने इस पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू नहीं सीखना, पीवाईक्यू में कंसेप्ट क्या है वो सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है, E = H म्यू, ये सबको पता है, ठीक है ये। और अभी मैंने यहां पे लिखा था कि म्यू क्या होता है, C/λ। देखो क्योंकि क्वेश्चन जो वो वेवलेंथ पे चला है, तो मैं फ्रीक्वेंसी को किस में चेंज करूंगा, वेवलेंथ में। तो ये बना आपके पास E = H, म्यू की जगह आएगा C/λ, ठीक है। तो ये एनर्जी है आपके पास फोटोन की, ठीक है। अब ध्यान दो, वर्क फंक्शन मैंने क्या बताया था, तो जो वर्क फंक्शन होता है मेटल का वो क्या होगा, hc/λ से कम होगा या इक्वल होगा। तो फाई को मैंने वर्क फंक्शन माना है, तो hc/λ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई, ठीक है ये। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए
मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल मानूंगा। तो थ्रेशोल्ड, जब आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यूज करोगे तो उस केस में क्या आएगा, एच सी अपॉन, अब लैम्डा की जगह क्या लिया मैंने, लैम्डा नॉट, तो ये इक्वल बन जाएगा वर्क फंक्शन के। इसके इक्वल बन जाएगा वर्क फंक्शन के। आई समझ बात की नहीं, ठीक है। ये अब यहां से आपको पता है वैल्यूज दी हुई, आपको किसकी, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, आपने यहां से लैम्डा नॉट निकालना है। क्या निकालना है, लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो लैम्डा नॉट कितना आएगा आपके पास, तो ये आएगा आपके पास एच सी अपॉन वर्क फंक्शन 5। क्या आएगा, वर्क फंक्शन 5, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करो, तो लैम्डा नॉट आएगा, एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू पता आपको 6.6 ही मान के चलता हूं मैं, ठीक है, या 6.2 मान लो, 6.626 होती है, ठीक है, तो ये आप 6.6 ही मान लो, इंटू 10⁻⁻34। अब देखो यहां पे इसके यूनिट है जूल सेकेंड, और c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वो है आपके पास 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन वर्क फंक्शन 5, कितना दिया आपको, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने जूल में चेंज करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो दिस इज हाउ आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे चेंज करोगे, जूल में। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। आई समझ बात की नहीं, ठीक है। ये, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब देखो सिंपल, अब इस क्वेश्चन में ये मैथमेटिक्स में समझाने वाला नहीं हो, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, डेली प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली ये चीज आपको समझ आएगी। एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं, देखो 6.6 से ये 6.6 कट गया, ठीक है। अब ये 10⁻⁻34 है, और ये क्या है, 10⁻⁻19, ठीक है। जब ये -19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 होने वाला है, तो प्लस का 19 और 8 ऐड करोगे आप, तो वो बन जाएगा आपके पास 27, प्लस का 27, ठीक है। और यहां पे 10 की पावर -34 है, और 1 की पावर 10⁻27, तो 27 से जब आप 34 माइनस करोगे, या 34 से 27 माइनस करोगे, तो 10⁻² कितना बच रहा है आपके पास, -7, ठीक है। तो ये बचेगा 10⁻⁻7। बाकी यहां देखो 3 से जब आप 1.6 को डिवाइड करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, ये इसका पॉइंट हटा दो, तो ऊपर क्या बन जाएगा 30। तो जब आप 30 को 16 से डिवाइड करोगे तो वो ये आएगा आपके पास 1875, ठीक है, पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट यहां पे आएगा 1.875 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। ये अब उसके बाद देखो, अब आपने इसको, क्योंकि ऑप्शन किस में दिए, नैनोमीटर में, आपका आंसर किस में चला है, मीटर में, तो मीटर को आपने नैनोमीटर में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, तो यहां पे पावर कितनी है, -7। तो पॉइंट को जब आप यहां ले जाओगे तो ये बना 187.5 इंटू 10⁻², तो 2 पावर माइनस में और बढ़ जाएगी, तो ये बन जाएगा -9 मीटर। अब 10⁻⁻9 मीटर की जगह आएगा नैनोमीटर, तो ये बना 187.5 नैनोमीटर। तो ये आई आपके पास क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इत कम से कम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट इतनी चाहिए, 187.5। अब इन ऑप्शन में ये फर्स्ट ऑप्शन देखो, ये 187 से ज्यादा है, मींस ये जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है, तो इट मींस इस वेवलेंथ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। समझाई बात की नहीं। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का उल्टा कंसेप्ट चलेगा। फ्रीक्वेंसी पूछी होती तो वहां पे मिनिमम वैल्यू बतानी थी आपने, और जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी है तो आपने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इस मैटर के लिए
अगर किसी भी लाइट की वेवलेंथ 187.5 से ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। आई समझ बात की नहीं? ठीक है, ये है आपका चैप्टर PYQ सेकंड। ठीक है, ओके। ये देखो, इसको मैथमेटिक्स ये बच्चे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास। अच्छा, वर्क फंक्शन जो है वो मैंने बताया था आपको। वर्क फंक्शन क्या बताया था, याद करो। जब लाइट जो है वो मेटल के सरफेस पे पड़ती है तो जो फोटोन है, फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा। अब उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन दो जगह यूज करेगा, एक अपने आप को न्यूक्लियस से फ्री करने के लिए और दूसरा मेटल के सरफेस से बाहर जाने के लिए। इट मींस इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आई समझ बात की नहीं? ठीक है, ये तो नीट 2026 में 2 ही क्वेश्चन आए थे आपके इस चैप्टर से। अब आते हम री नीट में। ठीक है, री नीट में तो री नीट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, ये देखना। अब ये थोड़े से टेक्निकल है क्वेश्चंस। ठीक है, ये अब हुआ क्या, आपको क्वेश्चन दिया है कि एक बीम ऑफ लाइट जो है वो मेटल के सरफेस पे पड़ती है। तो सिंपल सी बात है, ये मेटल का सरफेस है और यहां पे पड़ी आपकी बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये अब क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। मींस फोटो इलेक्ट्रॉन जो वो जनरेट होंगे। तो यहां से जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। अब आगे देखो, अगर लाइट की पावर को जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर दें। अब पावर क्या चीज है, तो मैंने तो 2 ही कंसेप्ट बताए थे ना, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, याद करो, वो पावर की फॉर्म में। लाइट की पावर का मतलब लाइट की इंटेंसिटी। तो अब इस लाइट की इंटेंसिटी को क्या करना है, आप डिक्रीज करना है। इंटेंसिटी जो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अब डिक्रीज ऐसे नहीं हो जाएगी एकदम से, लीनियरली डिक्रीज करना है। सपोज करो 10 है तो 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, ऐसे ऐसे डिक्रीज करना है लीनियरली। ये नहीं कि 10 से 9, 9 से 6, 6 से 1, ऐसे नहीं। ठीक है, ये तो इंटेंसिटी या पावर जो है वो कैसे डिक्रीज होगी, लीनियरली डिक्रीज करने। ठीक है, ये अब जब लीनियरली डिक्रीज करेंगे तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो उस पे आपने पूछा है, आपसे पूछा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज आई, ठीक है, वो कैसे चेंज होगा, उसका ग्राफ जो वो कैसे चेंज होगा। और दूसरा पूछा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs, ये कैसे चेंज होगा। ठीक है, ये तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई क्या है, आई है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकलेंगे मेटल के सरफेस से उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इंटेंसिटी जो थी तो बताया था मैंने, जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो एक यूनिट टाइम में क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो वो इजेक्ट होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, ये तो इसी पॉइंट को ध्यान में रख के देखो आप, तो ग्राफ में ऐसे नहीं आएगा। देखो ये आपका टाइम आ गया और ये है आपका किसके साथ बनाना, पहले आपने करंट के साथ, ये। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम के साथ क्या होगा, सपोज करो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जब इंटेंसिटी कम होती जाएगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड की जो इजेक्शन है वो कम होती जाएगी। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ आएगा ऐसे, ये देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होता जा रहा है, ये
तो ये था सही ग्राफ इसका कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी या पावर के घटने से डिक्रीज होगा, घटेगा। आई समझ बात? ठीक है। ये तो लगा पता हाउ जो पावर जो है वो कम होगी लीनियरली, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा। अब लाइन में क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो इंटेंसिटी या पावर है इंसिडेंट लाइट की वो भी लीनियरली जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक। ये अब दूसरा रिलेशन पूछा इन्होंने आप किससे? टाइम के साथ। स्टॉपिंग पोटेंशियल, वीएस लिख रहा हूं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो कैसे चेंज होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। किस पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब इंटेंसिटी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इट मीन फ्रीक्वेंसी अगर एज इट इज है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो भी एज इट इज ही रहेगा। सपोज करो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस वैल्यू पे है तो 2 सेकंड के बाद भी इतना ही रहेगा, 3 सेकंड के बाद भी इतना ही रहेगा, तो ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा। मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी जो है दैट इज डिक्रीजिंग लीनियरली, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि लाइट की इंटेंसिटी पे। तो राइट ग्राफ जो था वो ये था। दिस विल शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द पासेज ऑफ टाइम एंड दिस विल शो द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द पासेज ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर है? आया कंसेप्ट समझ की नहीं? देखो क्वेश्चन नहीं समझना, क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट है उस पे ज्यादा कमांड होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, आई समझ की नहीं? ये देखो एक सिंपल चीज याद रखो, इस क्लास में या इस चैनल पर हर कंसेप्ट को ऐसे पढ़ाया जा रहा है जैसे 6-7 स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता है, मतलब इजी बना के पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कंसेप्ट हाई है लेकिन उनको समझाने का तरीका मैंने एज इतना सिंपल रखा हुआ है कि 7th 8th के बच्चे भी आराम से इस कंसेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है, ये तो ये था आपका रीनीट 2026 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या था? जिसमें आपने ग्राफ जो था वो करेक्ट बताना था। किसका? पहला ग्राफ दिया था आपको वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द पासेज ऑफ टाइम एंड सेकंड इज स्टॉपिंग पोटेंशियल का विद द पासेज ऑफ टाइम। देखो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं हुई थी, यहां पे फ्रीक्वेंसी जो है वही डिसाइड करती है स्टॉपिंग पोटेंशियल को। अच्छा एक चीज मैं यहां पे बता देता हूं, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना इंसिडेंट लाइट की, ठीक है, वो डायरेक्टली जो है वो क्या करती है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से जुड़ी होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इनका रिलेशनशिप क्या है? ठीक है, ये तो जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो भी ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या है, इसको आगे जाने से रोकना। तो आप यहां पे क्या करोगे, नेगेटिव पोटेंशियल दोगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इस एंड पे आप इसको क्या दोगे, नेगेटिव पोटेंशियल दोगे। अब जितना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल यहां पे दोगे उतना ही इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ जाएगा, मींस यहां आने में उसको ऑब्स्ट्रक्शन महसूस होगी। तो अगर नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ेगा तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी, और बढ़ेगा तो और तो लास्ट में जाके ये रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। यही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है।
तो यहां पे मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगर हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अगर आगे जा रहा है तो उसको रोकने के लिए कम पोटेंशियल चाहिए कि ज्यादा पोटेंशियल चाहिए? मींस यहां से इसको ज्यादा फोर्स लगनी चाहिए कि कम? ज्यादा। तो इट मींस यहां पे आपको पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ेगा। तो यही है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है। अब उस फोटो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो भी ज्यादा होगा। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। आई समझ बात की नहीं? अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा। उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए अब कम पोटेंशियल चाहिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो ये की लाइन है, याद रखना, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंटेंसिटी का कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी से और ना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल से। इंटेंसिटी क्या करती है? इंटेंसिटी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाती है। ठीक है ये, लेकिन फिर मैंने बोला था क्या इंटेंसिटी के बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? कंडीशन यहां पे फिर वही है कि इंटेंसिटी जितनी मर्जी जितनी ज्यादा हो, अगर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। आई समझ बात? ठीक है, ये तो ये याद रखना, ये नहीं कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं और इलेक्ट्रिक करंट जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो वो बढ़ता जाएगा। वो तभी पॉसिबल है जब जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। ठीक, ये चीज, ये की कंसेप्ट ही है, 2-3 कंसेप्ट ही है PYQ में, उन्हीं थीम पे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन, यू हैव फोटोन एंड यू हैव इलेक्ट्रॉन। ये रीनीट का सेकंड क्वेश्चन है। फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन का आपको दिया है एनर्जी दी है। ठीक है, दोनों की एनर्जी है आपके पास 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन और इलेक्ट्रॉन जो वो मूव कर रहे हैं स्पेस में। ठीक है, आपसे पूछा है कि फोटोन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का रेशियो निकालो। फोटोन का मोमेंटम एंड इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम, मोमेंटम को P से लिखते हैं तो P, ये PH फोटोन का मोमेंटम अपॉन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इनका रेशियो आपने निकालना है। आई समझ बात? ठीक है, ये अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फोटोन के मोमेंटम का पता होना चाहिए। तो फोटोन P जो होता है वो होता है आपका E/C। क्या होता है? E/C। P होता है आपका E/C। देखो एक डेरिवेशन है छोटी सी, उससे लग जाएगा पता कि ये इतना होता है, लेकिन अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इतना याद रखो कि फोटोन का मोमेंटम कितना होता है? E/C। ठीक है ये, और इलेक्ट्रॉन जो है उसका मोमेंटम कितना होता है? ठीक है, तो वो होता है √2mE। ये होता है इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और ये होता है फोटोन का मोमेंटम। अब आपसे क्या पूछा है, इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो में पहले किसका दिया है? फोटोन का। तो फोटोन का मोमेंटम जो है वो ऊपर आएगा और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम नीचे आएगा। तो P इसकी H, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? ठीक है, सॉरी, अच्छा इलेक्ट्रॉन टू फोटोन पूछा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन टू फोटोन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम ऊपर आएगा, फोटोन का लीनियर मोमेंटम नीचे आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम √2mE अपॉन फोटोन का आपके पास आया
अपॉन सी। क्या आया? E अपॉन सी। ठीक है ये। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। अब E यहां पे अंडर रूट में है और यहां पे E सिंपल है, तो मैं क्या चाहूंगा, अब ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, ये अंडर रूट में है और ये अंडर रूट के बाहर है, तो मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि E को भी अंडर रूट बनाऊं। तो किसी चीज का अंडर रूट कब बनता है? अगर मैं पहले उसका स्क्वायर लूं और फिर मैं उसका अंडर रूट कर दूं, तो ये E ही रहेगा। ये क्या रहेगा? E ही रहेगा। आई समझ बात? ठीक है ये। तो अगर आप यहां पे स्क्वेयरिंग एंड अंडर रूट करेंगे दोनों की, ठीक है, तो उसके बाद ये आएगा आपके पास 2me अपॉन E स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। अब अंडर रूट इसका भी है और स्क्वेयर रूट जो है वो इसका भी है। लगा पता क्या किया? मुझे ये अंडर रूट में चाहिए, तो अंडर रूट तो मैं ऐसे लगा नहीं सकता, तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले स्क्वायर किया फिर उसका अंडर रूट किया, तो ये बन गया आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो अंडर रूट दोनों में कॉमन है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट होल और ऊपर आएगा 2me और सी स्क्वायर अपॉन का अपॉन है तो सी स्क्वायर चला जाएगा ऊपर। ठीक है ये अपॉन नीचे बचेगा आपके पास E स्क्वायर। आई समझ बात क्या हुआ? ठीक है ये। अब क्या करोगे आप, E से एक E कट जाएगा और सी स्क्वायर अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से सी स्क्वायर बाहर आके C बन जाएगा और अंदर बचेगा आपके पास एक 2 बचा, एक m बचा और नीचे क्या बचा आपके पास, ये नीचे बचेगा आपके पास E। ये आया। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, तो c जो वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। और आगे अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट 2 का 2 मल्टीप्लाई m इज द मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चे? 9 पॉइंट, ये मैं आगे करता हूं यार, यहां पे करता हूं। तो ये आया c आया 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। अंडर रूट में क्या आया 2 मल्टीप्लाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to power -31 kg। ठीक है, अपॉन E है एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी किस में दी है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी किस में दी है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 20 का 20। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना है, तो पीछे भी किया यही क्वेश्चन, उसको आप 1.6 into 10 raised to power -19 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ये। अब आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे फिर वही कंसेप्ट यूज होंगे, यहाँ पे अंडर रूट पूरा रहेगा, ये पूरा अंडर रूट में। ठीक है, ये 2 से 20 कट जाएगा, तो ये आएगा आपके पास अंडर रूट सॉल्व करके 225। कितना आएगा? 225, क्योंकि अगर इसको करूंगा कैलकुलेशन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, कोशिश वही करो, वही 10 raised to power को आप एक साथ रखो। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास। आई समझात कि नहीं? ठीक है ये। तो ये है आपका री नीट का सेकंड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आया था। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर बिल्कुल डेप्थ में जाके आपने ये टॉपिक किया होगा तो ही ये क्वेश्चन होने वाला था। ठीक है ये, और ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, जिसने पूरी फिजिक्स को बेसिक के साथ पढ़ा है उसी से ये क्वेश्चन होना था। क्वेश्चन में क्या है, एक रे ऑफ लाइट है। थर्ड क्वेश्चन, एक रे ऑफ लाइट है और इसकी वेवलेंथ है लैम्डा। इसकी वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है, अब इसको जो है वो 3 अलग अलग सेल्स, एक E1 माना आपने, एक E2 माना, एक E3 माना। ठीक है, अब इस लाइट को पहले इस पे इंसिडेंट करवाया, ठीक है, फिर इस पे इंसिडेंट करवाया और फिर इस पे इंसिडेंट करवाया, तो वेवलेंथ तो लैम्डा ही रहेगी तीनों केसेस में, क्योंकि एक ही लाइट को 3 अलग अलग सेल्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर इंसिडेंट करवाया गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है 1 2 3। अब उसके बाद क्या बोला है कि जो E1 है इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है आपको λ1,
जो सेकंड सेल है इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है λ2 और जो थर्ड है इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है λ3। ठीक है, उसके साथ इस सेल का आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दिया है V1, इसका दिया है V2 और इसका दिया है V3। क्वेश्चन समझ आए? देखो ऐसे लिखना काफी लंबा हो जाएगा। देखो PYQ बुकलेट जो बुक होगी वो मस्ट है आपके लिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की या ले सकते हो आप। PYQ पढ़ोगे तो ही ये क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है, ये तो एक इंसिडेंट रे है, दिख रहा है? हाँ। उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, हाँ दिख रहा है। अब उस लाइट की वेवलेंथ की लाइट को आपने 3 अलग अलग इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर इंसिडेंट करवाया है। पहली सेल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ λ1 है, दूसरी सेल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ λ2 है और तीसरी सेल की वेवलेंथ λ3 है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल पहली सेल का V1, दूसरी का V2, तीसरी का V3 है। ठीक है, अब आपको कंडीशन क्या दी है? आपको बोला है कि जो λ1 है दैट इज लेस देन λ। समझा रही क्या बोल रहा है? λ1 जो है वो λ से, ये जो λ1 है इस सेल की जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से कम है। ठीक है, और दूसरा केस क्या दिया है कि λ2 जो है दैट इज ग्रेटर देन λ। तो सेकंड सेल की जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा है। ठीक है, और तीसरा λ3 इज मच ग्रेटर देन या वेरी मच ग्रेटर देन λ। तो ये 3 केसेस दिए आपको। ठीक है, ये अब आपको ऑप्शन दिए है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं जाएंगे, हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है इसका? जो वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो अगर ज्यादा है, ठीक है, तो वर्क फंक्शन जो होता है, वर्क फंक्शन जो होगा वो कम होता है। वर्क फंक्शन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, समझाई बात कि नहीं? वर्क फंक्शन जो है वो कम होगा। और वर्क फंक्शन अगर किसी मेटल का या मेटल सरफेस का कम है तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो ज्यादा होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा। ये की लाइन याद रखो। अगर किसी भी सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, देखो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ तो पता है लैम्डा फिक्स है, लेकिन यही वेवलेंथ डिसाइड थोड़ी नहीं करती कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। वो डिसाइड करेगा कि जिस सरफेस के ऊपर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उस सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो कितनी है, वो डिसाइड करेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर देखो यहां से ध्यान दो, अगर वेवलेंथ जो है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो अगर ज्यादा है तो वर्क फंक्शन क्या होगा? कम होगा। अगर वर्क फंक्शन कम हुआ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे ज्यादा होगा? देखो सपोज करो 10 यूनिट एनर्जी जो है इक्वल टू h म्यू है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये पड़ी इलेक्ट्रॉन पे। अब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को कहां पे यूज करेगा? 2 जगह, एक वर्क फंक्शन पे और दूसरा काइनेटिक एनर्जी पे। ठीक है, अब सपोज करो इसका जो वर्क फंक्शन है वो सपोज करो 6 है, वर्क फंक्शन 6 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 4, तभी तो 10 हो गया। ठीक है, ये लगा पता? तो वर्क फंक्शन ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कम है। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी
कम होगा, यही तो पीछे पढ़ाया मैंने। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, सपोज करो इस सरफेस का जो वर्क फंक्शन है वो सपोज करो 3 है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 7। अब काइनेटिक एनर्जी अगर 7 हो गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा, यही तो बताया मैंने। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से जो वो जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। तो यही चीज तो देखो, पहले वर्क फंक्शन कितना लिया था मैंने, 6 लिया था, वर्क फंक्शन ज्यादा था तो काइनेटिक एनर्जी कम थी, काइनेटिक एनर्जी कम थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम था। अब वर्क फंक्शन जो वो कम कर दिया मैंने, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आई समझ बात अब? ठीक है, ये लाइन याद रखनी है आपने। ठीक है, अब जाते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही दी थी। तो सबसे पहले ये देखो कि जो फर्स्ट सेल है उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये देखो इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो क्या है, वो कम है। जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही कम है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 0 होगा। तो λ1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, V1, तो V1 कितना हो जाएगा, 0। मतलब माइनस में जाएगा, माइनस तो होता नहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेचर में होता पर ऐसे नहीं होता माइनस, तो V1 कितना आएगा, 0। अब यहां देखो इस केस में क्या है, λ2 जो है वो बहुत ज्यादा है किससे, लैम्डा से, मतलब जो वेवलेंथ है लाइट की, है ना ये। तो इस केस में क्या होगा, जो V1 होगा, V2 जो होगा, ठीक है, V2 जो वो V1 से ज्यादा होगा क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और थर्ड केस में देखो V3, इसमें तो ये बहुत ही ज्यादा है, जब बहुत ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो V3 सबसे ज्यादा होगा, V2 उससे कम होगा और V1 क्या होगा, 0। तो स्टेटमेंट बनी V2 इज लेस देन V3। तो ये स्टेटमेंट सही है, V1 0 होगा और V2 जो होगा वो V3 से कम होगा। ठीक है, आई समझ बात कि नहीं, ये चीज। अब थोड़ा सा इसको आप देखना चाहते हो तो एक फॉर्मूला याद रखना आपने, वो मैं ऐसे बताता हूं, ये इसका सही आंसर है, V1 इक्वल टू 0 एंड V2 जो होगा दैट इज लेस देन V3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं मैथमेटिकली बता देता हूं। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप देखो आप, अब आपने ये कहीं पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी होती है, वो होती है आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी जो आपने ली सपोज करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना आपने, और ये होता है एच म्यू और माइनस 5 होता है आपके पास एच म्यू नॉट। तो ये क्या है, ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो है, जिसमें ये किया था मैंने कि एनर्जी ऑफ फोटोन यूज होगा दो जगह, एक वर्क फंक्शन, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो यही तो चीज है, ये काइनेटिक एनर्जी इस साइड रख, इसको आप यहां ले आए। अब यहां देखो म्यू क्या होता है, अभी पढ़ा था C अपॉन लैम्डा, और माइनस यहां पे H का H, और म्यू नॉट क्या आएगा, C अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, ये अब यहां देखो, तो यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जो Vs है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो HC तो कॉमन है, तो अंदर बचेगा आपके पास 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, अब फर्स्ट केस में जाओ, तो फर्स्ट केस में जो V1 होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो आएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1। ठीक है, ये अब देखो लैम्डा 1 जो था उसकी वैल्यू क्या दी थी,
उसकी वैल्यू जो थी वो कम थी लैम्डा से। जब ये चीज कम है, ये चीज कम है, तो ये वाला फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। 1 अपॉन लैम्डा से ज्यादा वैल्यू है 1 अपॉन लैम्डा 1 की, तो इट मींस ये चीज बड़ी है और ये चीज छोटी है। तो छोटी चीज से बड़ी चीज हम माइनस करोगे आप तो माइनस में नहीं आएगा, तो V1 की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस तो हो नहीं सकता, तो इट मींस वो क्या है, जीरो है। जीरो इट मींस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, फिर जीरो होगा। तो तभी E1 सेल का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल B1 है वो जीरो आया। अब सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में V2 जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, ये समझाया आपकी नहीं, ये आया। अब लैम्डा 2 जो है, ठीक है, लैम्डा 2 जो वो इससे ज्यादा है। अब लैम्डा 2 अगर ज्यादा है तो ये चीज क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो 1 अपॉन लैम्डा ज्यादा है, 1 अपॉन लैम्डा 2 कम है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी, जब बड़े नंबर से आप छोटा नंबर माइनस करते हो तो उसकी वैल्यू प्लस में आएगी, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, और थर्ड केस में देखोगे तो V3 जो होगा दैट विल बी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 3। अब लैम्डा 3 सबसे ज्यादा है, जब लैम्डा 3 सबसे ज्यादा है तो ये वाला फैक्टर सबसे कम होगा, इससे भी कम होगा और इससे भी कम होगा, तो ये जो चीज आएगी वो सबसे ज्यादा आएगी। तो V3 जो होगा उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। तो तभी इक्वेशन बनी थी आपके पास कि V1 जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था फर्स्ट सेल का वो जीरो था, V2 की वैल्यू पॉजिटिव में थी, V3 की वैल्यू भी पॉजिटिव में थी, लेकिन V2 की वैल्यू कम थी, V3 की ज्यादा थी। तो दिस इज द वे हाउ टू एनालाइज द P by Q। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक कंप्लीट चैप्टर जो वो खत्म हो गया है। ठीक है, क्या डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को हमने 2 लेक्चर में खत्म किया था। उसके बाद आज हमने उस चैप्टर के PYQ को डिस्कस किया है, किया नहीं है, सिर्फ डिस्कस किया है विद इट्स कोर थीम, उसकी मेन थीम के साथ। ठीक है, तो टाइम आज भी ज्यादा हो गया, मैंने सोचा आज 30 मिनट का रखेंगे लेकिन ज्यादा हो गया। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतने समय तक मुझे झेला ही है आपने। ठीक है, तो फिर वही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो एंड इस चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद।